अली भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपके कुछ कर्म फरमा जो हैं वो आपको मिस कर रहे थे, और उन्होंने ये दरख्वास्त की कि अली भाई को दोबारा बुलाएं। और कुछ भी कहें अली भाई, कुछ भी कह रहे कुछ ठीक भी है। कहें बस चुप ना रहें, बस कुछ बात करें तो। ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया के मतलब जियो पॉलिटिक और जो माशी और जो सियासी सूरत हाल है वो मतलब यूक्रेन वार के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब यूरोप सारा फंसा हुआ है। तो हम्म। आपसे सवाल ये है कि क्या आप बताएंगे कि यूक्रेन वार का असल तनाज़ा और इसकी तारीख क्या है? यूक्रेन के हवाले से जो वेस्टर्न मीडिया इस वक्त जितनी रिपोर्टिंग कर रहा है ना, वो ज़रा सा प्रोपेगेंडे पे मबनी है। और ये शुरू दिन से ही रूस के खिलाफ जो वेस्टर्न मीडिया एक कैंपेन चली हुई है, उससे बहुत सारे लोग आगाह भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आगाह। ये जो इलाका ना क्रीमिया का, ये बेसिकली तो या यूक्रेन का इलाका तारीखी तौर पे तो ये रूस का इलाका ही था। यानी 758 एडी आफ्टर डेथ ये इलाका मंगोलों के जेरे असर रहा है। यहाँ मंगोल ज़ाहिर काबिज थे इस इलाके पे। फिर उसके बाद ये इलाका जो था वो पोलिश एम्पायर जो थी, उन्होंने इसको बहुत हद तक कब्जे में किए रखा। 1654 में पोलिश जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ क्रीमिया में बगावत हुई थी, और करने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर रशियन थे, रूसी नवाज लोग थे, और उनकी मदद फिर उस जमाने में जार ने की। और रूसियों ने फिर इस इलाके पे उस वक्त मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया, और ये इलाका तब से रशियन कोलैप्स के बाद तक ये इलाका मुकम्मल तौर पे फिर रूसी कंट्रोल में था। और 1783 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, जब रूस ने यहाँ पे एक क्रीमिया में अपने लिए पोर्ट बनाई। आपको याद है ना, ये जो गर्म पानी की पॉलिटिक्स और कोल्ड वॉर के दौरान गर्म पानी की टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी। तो सिवास्टोपोल की जो पोर्ट थी 1783 में, यहाँ पे फिर इन्होंने बना के तो अपना मुकम्मल कंट्रोल जो था वो कायम किया। 1783 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। उसी साल जो पेरिस कॉन्फ्रेंस थी, उसके दौरान बरतानिया ने अमेरिका को भी एक्सेप्ट किया था, यानी उसकी सोवरेनिटी और उसको एज ए स्टेट उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया था। तो उसके बाद ये इलाका अमलन जो था वो रूस के ही जेर निगरानी चला आ रहा था। और 1954 से पहले जार का जमाना है, फिर बल्शेविक पार्टी का जमाना आता है, फिर स्टालिन का पीरियड आता है। उस दौरान में एक जो हुक्मरान थे इस इलाके के, खुर्शीफ, वो किसी जमाने में स्टालिन के दौर में इस इलाके के इंचार्ज रहे, बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे इसके रूस के। तो उन्होंने 1954 में, उसकी काफी एफिलिएशन थी यूक्रेन के साथ और बड़ी हमदर्दी रखते थे वो, क्योंकि ये इलाका रूसी लोगों का इलाका था, यहाँ रूसी रहते थे। तो इसलिए खुर्शीफ ने ये जो इलाका था इसका जो इंतजाम था वो यूक्रेन के हवाले कर दिया। यानी उन्होंने 1783 से 1964 तक का जो इलाका है, जमाना है, सॉरी, 16, हाँ, 19, उन्होंने किया है इसको 1954 में किया है, यस। 1954 में इनके हवाले किया है, और उसको उसकी एक किस्म की सॉवरेनिटी तो इनके पास ही थी, लेकिन इंतजाम जो था उन्होंने यूक्रेनियन लोगों के हवाले कर दिया। इसके बाद 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है, तो ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल जाती है। जो रियासतें ईस्ट यूरोप की जो रियासतें इनके साथ थी वो अलहदा हो जाती हैं। इसमें एक और एपिसोड है, वो है इनका जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, गोरबाचोव का जो रोल था। गोरबाचोव जो थे 85 के बाद ऑनवर्ड्स उनकी जितनी निगोशिएशन है यूरोप के साथ, वो पूरा एक सब्जेक्ट है। और टिल 89 तक उन्होंने यही निगोशिएट किया था कि अगर हम लोग अब डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, हमारी जो रियासतें हैं खास तौर पे, और इस सिलसिले में गोरबाचोव ने बड़ी स्ट्रगल भी की थी, अपनी रियासतों को इस पे आमादा भी किया था कि आप लोग अब नेक्स्ट जो आपका सफर होगा वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की तरफ होगा, वे ऑफ गवर्नमेंट की तरफ होगा। लेकिन यूरोप से उसने इस चीज की गारंटी ली थी
कि रशियन फेडरेशन के ख़त्म हो जाने के बाद, यूएसएसआर के ख़त्म हो जाने के बाद, वेस्ट जो है वो नेटो की भी एक्सपेंशन ख़त्म कर देगा। यानी नेटो और वारसा पैक्ट जो है, ये दो पैक्ट थे जो कोल्ड वॉर के ज़माने में मार्ज वजूद में आए, और इन दोनों का ताल्लुक जो था वो एक दूसरे से जंग या रेवेलरी या डिफेंस या नजरियात की तरवीज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रशिया के खत्म होने से वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। असूलन तो नेटो को भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नेटो जो थी वो नहीं खत्म हुई, क्योंकि नेटो के पीछे जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसका बहुत बड़ा किरदार है। सारी नेटो की तरवीज और अमेरिका की जो जितनी जंगें हैं, प्रॉक्सीज हैं, उसके अंदर अमेरिकन का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसे मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, तो ये उनका एक बहुत बड़ा किरदार था। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिसकी बुनियाद पे ये सब चीजें जो थी रुक नहीं सकी और इनकी एक्सपेंशन होती रही, जिसने रशिया को बहुत हद तक मजबूर किया कि वो भी अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई जो है वो स्टेप आगे निकाले। 1991 में रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जो इलाका था सिवास्टोपोल, इसके ऊपर फिर तनाजा खड़ा हुआ था। क्रीमिया में हमेशा रूस की कोई ना कोई प्रेजेंस रही है। ये गलत बताते हैं कि वहां पे इनकी प्रेजेंस नहीं थी, वहां पे हमेशा रूस की प्रेजेंस किसी न किसी हवाले से रही है। तो यूक्रेन का जो ये तनाजा था, इसके ऊपर जो बात हुई, तो उस जमाने में यूक्रेन ने फिर इस इलाके को रशिया के हवाले कर दिया था, एक किस्म की लीज कर दिया था 2017 तक। सदर जो विक्टर थे यूक्रेन के, इसके इससे पहले सदर थे जेलेंस्की से पहले, उसने इस लीज को एक्सटेंड कर दिया था 2040 तक। ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ फिर मूवमेंट चल पड़ी। उस मूवमेंट के पीछे ज़ाहिर वेस्टर्न कंट्री और बहुत सारी दूसरी ताकतों का हाथ था। उसको फिर अपना इलाका छोड़ के रूस जाना पड़ा, और वहां जाके फिर उसने जो है वो ज़ाहिर अब सियासी पनाह ले ली। तो इस वजह से फिर जो प्यूटन था वो ये समझता था कि अब विक्टर यहाँ से चला गया है, और एंटी रशियन फोर्सेस जो हैं वो जेलेंस्की वगैरह जो है वो हुकूमत पे जब आए, तो इन्होंने आके कम्युनिस्टों के खिलाफ बहुत वहां पे, या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ या रशियन बोलने वालों के खिलाफ बड़ी मूवमेंट चलाई इसने, जेलेंस्की ने, बल्कि उन पर पाबंदी भी लगा दी थी। तो इस चीज को खतरा महसूस करते हुए प्यूटन जो था उसने एक तरफ तो उसकी निगोसिएशन चलती रही है वेस्ट के साथ और मगरबी ममालिक के साथ, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसने ये भी एक्शन लिया कि क्रीमिया में उसने मजीद फौज भेज के इस इलाके को सिक्योर किया कि ये इलाका कहीं नेटो का एक जिसे कहते हैं कि अड्डा ना बन जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 2014 मार्च तक तो उसने इस इलाके पे इसलिए कब्जा किया कि ये इलाका नेटो का अड्डा ना बन जाए, और ऐसा करने के पीछे बहुत सारी वजूहत थी। एक तो जॉर्जिया की जो कॉन्फ्रेंस है उसका बहुत बड़ा किरदार था। जॉर्जिया की कॉन्फ्रेंस 2008 में होती है, ठीक है। उसके अंदर, उससे पहले एक बुखारा में कॉन्फ्रेंस होती है नेटो की 2007 में, और एक 2008 में जो है जॉर्जिया में कॉन्फ्रेंस होती है। जॉर्जिया की कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी वो जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात हुई थी, जिसको अमेरिका ने फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। जबकि उस वक्त जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने इस पे काफी तहफात का इजहार किया था, क्योंकि उनको पता था ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और इस बात पे फिर इसलिए उन्होंने इस एप्लीकेशन को, जॉर्जिया की और यूक्रेन की एप्लीकेशन को, इन तीन ममालिक की वजह से पेंडिंग में रख दिया गया। अदरवाइज अमेरिका वाज रेडी कि इनको आप उसमें शामिल कर लें। इससे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात है कि रूस जो है वो क्यों खाइफ है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, और यूक्रेन जो है वो नेटो का अड्डा ना बने, या मिसाइल के जो हैं वो ठिकाने ना बने, और रशियन सोवरेनिटी और सलामती को खतरा ना हो। 61 में 61 अप्रैल 61 तक जो फेडरल कास्त्रो थे, मेरे अचानक ज़हन में वो बात आ गई है, फेडरल कास्त्रो जो थे वो ज़ाहिर वो एक मशहूर एनिमी, क्यूबा का सदर, वो बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट डाई हार्ड बंदा। तो उस पे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट की गई थी उसे कत्ल करने की, सीआईए की तरफ से।
वो बच जाता था हर दफा। उसने फिर अमेरिका से मजीद जो है ना उसको जवाब देने के लिए रशिया से बात की। और रशियन जो थे उन्होंने क्यूबा में, आपको याद होगा या पढ़ा होगा कि भाई उन्होंने फिर एटमी मिसाइल जो थे वो नस्ब किए, जिनकी रेंज में अमेरिका उस जमाने में आता था। उसके जवाब में कैनेडी की हुकूमत थी, वहां खुर्शीफ की हुकूमत थी, तो उसके जवाब में अमेरिका ने टर्की में मिसाइल नस्ब कर दिए थे रूस के ऊपर। ठीक है। दोनों तरफ के जो डाई हार्ड थे, इनकी पूरी कोशिश थी कि जंग हो जाए। इसको भी बड़ी किताबें में लिखी गई हैं, बड़ी बातें भी हुई हैं। लेकिन उस जमाने में जो रिएक्शन दिखाया था सबसे पहले वो अमेरिका ने दिखाया कि आपने हमारे नेबर में अड्डा बना लिया और मिसाइल नस्ब कर दिए। एक तरफ खुर्शीफ, एक तरफ फेडल कास्त्रो, और एक तरफ कैनेडी। इन्होंने तीनों ने तदब्बर का सबूत दिया, विजडम का सबूत दिया, और उस इशू को इन्होंने सॉल्व किया और जंग को होने से बचा लिया। अब 60s में आप ये काम कर रहे हैं, यानी अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर रहा, तो 2014 में रशिया ये क्यों बर्दाश्त करेगा कि उसके नेबर में आप वही काम करें जो 60s में आपने बर्दाश्त नहीं किया। इस पर हेनरी किसिंजर ने लिखा था, और उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें यूक्रेन को कभी भी रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसने कहा था कि रशिया और वेस्ट के दरमियान यूक्रेन मस्ट बी ए ब्रिज, इसको एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए। उसने कहा एक तरफ तो पॉलिटिकल डिफरेंस है कि रशियन जो है वो एक अपनी तारीख के साथ मुंसलिक हैं, और उस तारीख का वेस्ट की पॉलिटिकल सिस्टम के साथ तनाजा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, और यहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, उनका भी आपस में तजाद है। तो इसलिए उसने कहा था इनको डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए यूक्रेन में हमेशा एक ब्रिज का किरदार यूक्रेन को अदा करना चाहिए। लेकिन ओबामा ने ज़ाहिर उस चीज को मुकम्मल तौर पर रद्द किया। और 2008 में 2007 में जब ये सारे डिस्प्यूट हुए थे, तो जॉर्जिया में भी रूस ने फिर मुदाखलत की, और जॉर्जिया में जो रूसी नवाज लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, तो उसके मदद के लिए रूस ने वहां अपनी फौज भेजी। और 2008 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, नॉर्मंडी के मेरे ख्याल 100 साल मुकम्मल हुए थे, तो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई। तो उसमें जो ओबामा था उसने प्यूटन के साथ बैठने और डिनर करने से इनकार कर दिया था। यानी ओबामा वाज सो हार्ड लाइनर, यानी ओबामा को अगर आप ये कहो कि ही वाज द प्योर और रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिका, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उसकी पॉलिसीज के नतीजे में आज जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से रशिया जो था उसको अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिल रही थी। जबकि प्यूटन ने मुतअद्दिद बार रशियन प्लेटफॉर्म से और यूरोपियन लीडर से बात के दौरान इस अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आप ये काम ना करें। लेकिन यूक्रेन को जब इन्होंने कहा कि हमने इसको यूरोपीय यूनियन और में शामिल करना है, और नेटो का हमने इसको मेंबर बनाना है, तो इस बात पे फिर रशियन को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। दूसरी तरफ फिर आपको याद है कि ये जो यहाँ पे मूवमेंट चल पड़ी डॉन बास रीजन के अंदर, तो यहाँ पे डोंस्टेक और ये जो दूसरा लुहानसिक जो है इसका रीजन, यहाँ पे फिर दोनों को इन्होंने रिपब्लिक तस्लीम कर लिया, एक बफर जोन बना ली। ये दोनों रशियन स्पीकिंग एरियाज थे, और यहाँ पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी मूवमेंट चली, जिसको फिर रशियन ने सपोर्ट किया, और बड़ी आसानी से इन्होंने इन इलाकों पे कब्जा कर लिया। जहाँ पे यूक्रेनियन जो थे अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद वो यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई डिफेंस नहीं कर सके। इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि एक तरफ रशिया के तहफ़्फ़ुज़ात, रशिया की मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ वेस्ट की अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ात, वेस्ट के आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, वेस्ट में अमेरिका भी शामिल है, ठीक है, बल्कि कलीदी किरदार अमेरिका का, उसकी अशराफिया के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कि इस सारी मिलिट्री माइट से, इस सारे दंगे फसाद से जो बेनिफिट उठाते हैं। आम आदमी तो उसमें सफर करता है,
और आम आदमी की जितनी भी अहमियत की चीजें थी, जिसके अंदर गैस पाइपलाइन मंसूबा था जो एक रशिया ने विक्टर के जमाने में यूक्रेन को भी दिया और आगे उसने वेस्ट को भी दिया। वेस्ट की सारी इंडस्ट्री जो थी वो रशियन चीप गैस के ऊपर चल रही थी। इन सब चीजों का खमियाजा भुगता है आम आदमी ने, जबकि जो इशराफी है उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस सारे तनाजे का, कि इन तनाजात का जो फायदा है वो हमेशा की तरह मखसूस सियासी और इक्तसादी इशराफिया को ही होता है, और आम आदमी को तसल्ली दिलासा देने के लिए उस तक गलत रिपोर्टिंग और गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है, वो सब कुछ देखते हुए आम आदमी भी सोचता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द। तो इन चीजों को या इस हकीकत को या इन सारे मामलात को खोलने के लिए या समझने के लिए आपको इन सब बातों को या तारीख के थोड़े से सफ़ात को समझने की जरूरत होती है। फिर आगे पता चलता है कि असल में अग्रेसर कौन है, अग्रेसी अग्रेसी कौन है, जा रहे कौन है और मजलूम कौन है। तो सरेदस्त चूंकि ये जेलेंस्की वाला एपिसोड आजकल बहुत ज्यादा 2-3 दिन से सरगर्म है, वो लोग देख रहे हैं कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने जेलेंस्की के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो उस वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक की जो रूट्स हैं सारी वो इसी तनाजे के साथ है। ट्रम्प साहब समझते हैं कि अमेरिका ने या उसके जो गुज़श्ता से जो सारे उसके जो हैं सदरान हैं, उन्होंने रशियन वाले सारे मामले को मिस ट्रीट किया है, और इस मिस ट्रीट करने में अमेरिका को नाजायज तौर पे जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, जबकि नतायज सिफर। ट्रम्प को ये बात समझ आ गई है कि रशिया को डिफीट करने के लिए ना यूक्रेनियन इस काबिल है, ना वेस्ट का असला इस काबिल है, और ना ही अमेरिका की इक्तसादी हालत इतनी है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर के वहां पे ढेर लगा दे और रशियन के मुकाबले पे यूक्रेनियन फौज को तैयार करे। क्योंकि पूरी रिपोर्ट्स इनके सामने है, जो जो कुछ वेस्ट के असले के साथ यूक्रेन में हो चुका है, इनकी जितनी रेजिमेंट्स बनी है। अभी पिछले दिनों फ्रांस ने इनकी एक रेजिमेंट बनाने की कोशिश की, गालबन 155 उसका नाम था। उन्होंने कुछ 4,000 बंदे लिए कि हम उनको ट्रेन करते हैं। उनके ऊपर इन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, उनको जदीद असला दिया। उनमें से आधे तो वैसे ही दौड़ गए, और आधे से ज्यादा जो थे वो मैदान में जाके दौड़ गए। तो लड़ना किसने? तो ये सब ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही है इनको, ट्रंप को नजर आ रही है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और दूसरी तरफ जेलेंस्की को पता है कि अगर इस जंग में, जो कि डिफीट तो उसकी हो चुकी है, उसको पता है इस डिफीट को एक्सेप्ट करने का मतलब सीधी सीधी मौत या सीधा सीधा असाइलम है बरतानिया में, और उसका कोई तीसरा उसको चीज नजर नहीं आ रही। और अपने उस स्टांस और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए वो चाहता है कि इस जंग को तवील किया जाए, इसको तूल दिया जाए, इसके अंदर अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाए, इसके अंदर बाकी ममालिक को इन्वॉल्व किया जाए। जिस तरह इसने नेतन्याहू ने भरपूर कोशिश की कि अपनी और ईरान की तनाज़े और जंग में किसी तरीके से वेस्ट को और अमेरिका को मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लूं, लेकिन इन लोग नहीं हुए इन्वॉल्व। इसी तरह जेलेंस्की की भरपूर कोशिश है कि इस तनाज़े में मैं किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के ले आऊं अंदर। लेकिन अमेरिकन को यह समझ आ गई है कि हमने डायरेक्ट रशिया से पंगा नहीं लेना, इसलिए वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। बहुत बहुत सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी डिटेल से तारीख और मौजूदा हालात बताए। आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि अब इवेंट्स आप क्या देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होंगे आगे, अब होगा क्या? यार देखो ना, इसमें सारी गेम अब आ गई इक्तिसादियात की। हम्म। जो वेस्ट की पॉलिसी थी उसने रशिया और चाइना को एक कर दिया, रशिया को, चाइना को और ईरान को भी। चाइना ने ईरान के साथ एग्रीमेंट कर ली है। चाइना की एनर्जी की जरूरियात, चीप एनर्जी की जरूरियात रशिया से पूरी होना शुरू हो गई। रशिया को पैसे मिलना शुरू हो गए, रशिया को मजीद टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो गई, और चाइना का असर और इकोनॉमी का जो एक्सपेंशन थी वो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। अब इस चीज को रोकने के लिए इनकी कोशिश है कि रूस को किसी तरीके से दोबारा अपने जो है एनेक्स में किसी ना किसी तरीके से शामिल किया जाए।
जो फायदा चाइना उठा रहा है रूस से, वो फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। अमेरिका को उसके सस्ते तेल की जरूरत है, उसके मिनरल्स की जरूरत है, यूक्रेन के मिनरल्स की जरूरत है। अमेरिका की जो इस वक्त इक्तिसादी हालत है वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहां रहते हैं। वेस्ट की तो बहुत ही बुरी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो अनाउंस कर दिया है कि आप लोग अपना डिफेंस सब खुद बर्दाश्त करें। बरतानिया जैसे मुल्क, जिसको किसी जमाने में कहा जाता था कि इनका सूरज गरूब नहीं होता, 70,000 फौज है सिर्फ इनके पास, ओनली 70,000। तो ये अगर अपनी जीडीपी का 6% या 5% डिफेंस पे लगाना शुरू कर दें, इनके पास तो पैसे नहीं है हेल्थ सिस्टम को देने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए पैसे खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ तो भूखना पड़ जाएगी। और यही हाल यूरोप के बाकी ममालिक का है। गुज़श्ता 50-60 साल से इनके सारे डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अमेरिका के पास थी। उसके बदले में अमेरिका भी बहुत बेनिफिट लेता था। यूरोप का सारा इक्तिसादी निज़ाम जो था अमेरिकन फिल्टर के जरिए होके वापस यूरोप में सर्कुलेट करता था। लेकिन अब जब अमेरिका इनके डिफेंस से पीछे हट रहा है, तो जो छोटे ममालिक हैं यूरोप के, वो तो इस काबिल नहीं है कि वो अपना दफाई खराजात पूरे कर सके। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये सब मिलके अब रशिया के जो है ना, दोबारा पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गिट्टे फड़न जाके उन्होंने कहना भाई जी तो नाल तो साड़ी सुलह हो गई है। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई चारा नहीं। और ये बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं अब, इक्तसादी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, और ये जो फॉरेन अफेयर्स की रिलेशनिंग है इसके हवाले से भी। तो इसमें जो आइंदा के बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं ना अमेरिका के हवाले से, वो एक चाइना नजर आ रहा है और रशिया नजर आ रहा है। जहां चाइना होगा वहां पे चाइना के जो ममालिक हैं जिनके चाइना के साथ मफादात वाबस्ता हैं, उनका भी बड़ा की रोल होगा उसमें। सिर्फ फहरिस्त पाकिस्तान जैसे ममालिक, अफगानिस्तान जैसे ममालिक, ईरान जैसे ममालिक, तो इन सब ममालिक का बड़ा इम्पैक्ट आएगा रीजनल पॉलिटिक्स में, चाहे वो इक्तसादी वाले से हो, चाहे वो प्रॉक्सीज के हवाले से हो। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। और इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन का जो मुस्तकबिल है वो काफी मकबूज है। और साथ यूरोप रिलेशनशिप विद यूक्रेन एंड रशिया, इसकी इसकी इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत। मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी अरसे बाद आए हैं, तो इतनी अभी वीडियो काफ़ी है। मैं आपकी दो करेक्शंस कर दूं, मैं अमेरिका में नहीं, मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं उसी रीजन में, यानी और आपने वो बरतानिया की जंगी हालत का जिक्र किया, तो मतलब कभी किसी ज़माने में ये पूरी दुनिया पे इनकी एम्पायर होती थी, और आजकल रिपोर्ट ये है कि बरतानिया की जो नेवी, जो पूरी दुनिया पे हुकूमत की जिसने, उसके एडमिरल्स की तादाद बरतानिया की नेवी में जो शिप्स हैं उनसे ज्यादा है। तो मैंने हम्म। कहा कि ये खबर आपको बताऊं। हाँ नहीं, और इतने बताया ना बुरे हालात है। अभी देखे ना ये यूक्रेन जंग के दौरान वेस्ट ने अपना असला जो था वो बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। एक जो इनके जर्मन टैंक थे बड़े मशहूर, क्या नाम था उनका? लेपर्ड 2, लेपर्ड सेकंड। हाँ, तो वो उनका दावा था कि दुनिया के सबसे स्ट्रांग और एक्टिव टैंक है। तो इन्होंने गालबन 50 के करीब भेजे थे यूक्रेन में। हाँ, मुख्तलिफ बैचेस में गए थे। पहली दफा 20 गए थे, लेकिन हम्म। उसके बाद भी वक्तन वक्तन भेजते रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। तो तबाह कर दिए सारे उन्होंने। दूसरा, इनके पास तो मार्टर गोले ही नहीं थे पूरे वेस्ट के पास, इंक्लूडिंग अमेरिका। जो उसकी डिमांड थी यूक्रेन की कि हमें रोजाना के 20-25 हजार गोले चाहिए। यहाँ पे ना, मैं जो यूक्रेन वार का जो बिल्कुल एक कोर के अंदर जो, आपको पता है कि मैं हमेशा माशियात को बहुत अहमियत देता हूँ। हम्म। जब ये खबर आई थी कि वेस्ट के पास मार्टर गोले खत्म हो गए हैं, और हंगामी बुनियादों के ऊपर अमेरिका ने मार्टर गोलों का ऑर्डर दिया था, हम्म। मुझे याद है उस साल ये खबर आई थी कि मार्टर गोलों की कीमत $2,000 से बढ़ा के $8,000 कर दी गई थी। मतलब 4 गुना इजाफा, 400%। तो ये थी, फ्री लंच लगा हुआ था यूक्रेन की वार में इन सारे कंपनियों का, जिसके खत्म होने का मतलब दिस इज द मेन पॉइंट। हम्म, ट्रंप ये कहता है कि हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम सिर्फ एक
इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल तबके को ये पैसा खिलाएं। वो इस सारे तनाजुर में अमेरिका की जो मनी है, जो पैसा है, उसको वेस्टेज ऑफ मनी समझता है। पिछली जो से हुकूमतें थी उनका बेस ही ये सारा कुछ था। इराक में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सीरिया में इन्होंने जो कुछ किया, उसके पीछे जाहिर है इनकी सारी वो एक इक्तिसादी सर्कल ही है ना, इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसका। और उनके जो वो पॉलिटिशियन थे, उनके जो सेनेटर्स थे, उनकी जो लॉबियस्ट थे, वो सारे उसमें बेनिफिशियरी होते हैं। इट्स डिटेल टॉपिक, लेकिन दिस इज रियलिटी। मैं बस आखिरी बात कह दूं कि जब अमेरिका के किसी बहरी जहाज से किसी मुल्क के ऊपर क्रूज मिसाइल के हमले किए जाते हैं ना, तो जितने क्रूज मिसाइल के हमले किए जाते हैं उतना स्टॉक में उनके स्टॉक वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इट्स अ बिजनेस। दिस इज बिजनेस। ओके अली भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ओके।